हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करने से पहले कल कुछ छूट गया था, उसको हम पहले देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बात किया जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है वो राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी ये हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद हम ये हड़प्पा नगर जो है उसके बाद का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। उसके बाद धौलावीरा। ये चार क्रम ही याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर राखीगढ़ी है, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, उसके बाद हड़प्पा है, उसके बाद धौलावीरा है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखा गया है। अब हम लोग हड़प्पाई अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। अर्थव्यवस्था में हम सबसे पहले देखते हैं कृषि को, क्योंकि अभी तक कृषि ही क्या है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और कृषि को सबसे पहले देखते हैं कि कृषि में यहाँ के लोग कृषि में क्या क्या करते थे। सबसे पहले कृषि में हम देखते हैं कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, कपास, चावल, उसके बाद राई, बाजरा, इत्यादि फसल उगाते थे। गेहूँ, जौ, कपास, चावल, राई, बाजरा, ये सब फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपजाते थे। हम ऊपर में लिख देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आप पढ़े होंगे कि कपास की खेती जो है वो सबसे पहले सिंधु घाटी के लोग ही की थी, यानी कपास की खेती का ज्ञान जो है वो सिंधु घाटी के लोग को सबसे पहले हुआ था। और ये कपास जो है, इस कपास को यूरोपवासी जो है वो सिंडन कहता है। सिंडन इसलिए कहता है कि सिंधु नदी घाटी से ही वहाँ इसका विस्तार हुआ है, इसलिए कपास को वहाँ सिंडन कहा जाता है। और साक्ष्य की बात किया जाए तो कृषि के साक्ष्य में अब हल रेखा की बात करते हैं। हल रेखा जो है वो राजस्थान के कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जगह से क्या हुआ कि हल रेखा का साक्ष्य मिला है। ये राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद दूसरा है कि हल जो है ये मिट्टी का खिलौना है। मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने का साथ जो है ये हरियाणा के बनावली से मिला है। उसके बाद जल प्रबंधन की बात करते हैं। जल प्रबंधन यानी सिंचाई में जो जल प्रबंधन था, वो जल प्रबंधन का सबसे सुव्यवस्थित तरीका जो है वो धौलावीरा में मिला है। धौलावीरा एक जगह है, यहाँ बहुत अच्छे से जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलू की हम बात करते हैं, पशुपालन। तो पशुपालन में आप जानते होंगे कि यहाँ जो था कुंवर वाले बैल, कुंवर वाले बैल सबसे ज़्यादा ये प्रिय पशु थे। उसके बाद गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, ऊँट के बाद
गदहा, एक सींग वाले पशु, और ये एक सींग वाले पशु क्या था पता नहीं। एक सींग वाले पशु, इसका भी साक्ष्य मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा प्रिय वहाँ था कुंवर वाले बैल, उसके बाद गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, गधा, एक सींग वाले पशु, इन सब पशुओं का पशुपालन किया जाता था। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली के बारे में भी बोला जाता है कि कुत्ते बिल्ली भी पाला जाता था, लेकिन उसका पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला है। एक जगह से सिर्फ उसके पंजों का निशान मिला है, तो उसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि वे लोग कुत्ते बिल्ली पालते थे। हाँ, यहाँ तक कह सकते हैं कि उसका साक्ष्य मिला है। सिंह वाले जो पशु का मुद्रा जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंगी पशु का जो मुद्रा है, एक मुद्रा पर एक श्रृंगी पशु बना हुआ है, उसका चित्र बना हुआ है, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अर्थव्यवस्था में अगले प्रकार को हम देखते हैं शिल्प। शिल्प की बात करेंगे तो शिल्प में सबसे पहले देखते हैं विभिन्न धातु के उपकरण। सबसे पहले हम लेते हैं तांबा। तांबा में ताम्र उपकरण की बात करते हैं तो ताम्र उपकरण राखी गढ़ी से मिला है, राखी गढ़ी से ताम्र उपकरण मिला है। उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी ये मिला है रोपड़, ये पंजाब में पड़ता है रोपड़, वहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिला है। दूसरा धातु कांस्य, तो इसका तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी इसलिए इसका साक्ष्य बहुत ज़्यादा मिला होगा। कांस्य का दर्पण, दर्पण जो है ये हड़प्पा से मिला है। कांस्य का दर्पण हड़प्पा से मिला है। कांसे का जो है महिला की मूर्ति जो है, कांसे का महिला की मूर्ति जो है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, मोहनजोदड़ो से। उसके बाद कांस्य की गाड़ी, यानी रथ टाइप का ये था, गाड़ी जो है ये चहुंदरो से मिला है। तो कांस्य का दर्पण जो है हड़प्पा से मिला है। महिला की नग्न मूर्ति जो है ये कांसे की बनी हुई थी, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और कांसे की गाड़ी की बात किया जाए तो ये चहुंदरो से मिला है। चांदी की बात करें तो चांदी जो है यहाँ, चांदी का साक्ष्य जो है सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है, यहीं से सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। इससे पहले नवपाषाण काल में चांदी की साक्ष्य नहीं मिला था। सबसे पहले साक्ष्य जो है चांदी का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला है। अभी तक लोहे का साक्ष्य नहीं मिला, इस सभ्यता में लोहे का साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है। सोना की भी बात किया जाए तो सोना भी यहाँ के लोग करते थे। शिल्प में दूसरा तत्व देखते हैं, दूसरा है पक्की ईंटों का निर्माण, ईंटों का निर्माण। ईंट का जो आकार था वो आकार की बात किया जाए 4:2:1 इस अनुपात में थे, 4:2:1 के अनुपात में इसका आकार था। उसके बाद इसका
कुछ अन्य ईंट की बात किया जाए तो अन्य ईंट में गोलाकार ईंट, गोलाकार ईंट की बात किया जाए तो गोलाकार ईंट मिला है चहुंदरों से। उसके बाद अलंकृत ईंट, अलंकृत ईंट जो है ये मिला है कालीबंगा, ये कालीबंगा से मिला है। तो ये हो गया पक्की ईंटों का निर्माण। आकार की बात किया जाए तो 4:2:1 में गोलाकार ईंट चहुंदरों से मिला है। और अलंकृत ईंट की बात किया जाए तो अलंकृत ईंट कालीबंगा नामक जगह से मिला है। तीसरा बात करते हैं कपड़ों की बात किया जाए तो कपड़ा का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। इससे पहले बात किया गया था कि कपास की खेती की बात की गई थी। कपास की खेती से ही सूती वस्त्र का निर्माण यहाँ किया जाता था और उसका साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं हाथी दांत। हाथी दांत का जो साक्ष्य है वो 2 जगह से मिला है। एक तो हो गया मोहनजोदड़ो और दूसरा हो गया लोथल। इस जगह से हाथी दांत प्राप्त हुआ है। 5वां शिल्प की जब बात करते हैं इसमें आता है मनका। मनका ये सेलखड़ी नामक पत्थर से इसका निर्माण होता था प्रायः। यानी यहाँ मिट्टी के भी मनके मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेलखड़ी नामक जो पत्थर है इससे क्या होता था, मनका का निर्माण होता था। और इसका उद्देश्य की बात किया जाए, उद्देश्य इसका होगा कि आभूषण के रूप में मनका का प्रयोग किया जाए या पशुओं की पहचान। आजकल भी देखते हैं कि पशु पालन किया जाता है तो उसके गर्दन में बहुत सारे ताबीज लटकाया जाता है। उसी प्रकार मनका का निर्माण, मनका बिल्कुल उसी तरह होता था, तो पशुओं की पहचान के रूप में, पहचान के लिए। इसके केंद्र की बात किया जाए तो इसके केंद्र में आता है 2 केंद्र, चहुंदरो और लोथल। चहुंदरो और लोथल इसके प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र। यानी यहाँ से ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ है, मनका बनाने का साक्ष्य मिला। 6ठे शिल्प की बात करते हैं तो आता है उसमें मोहर। मोहर जो है ये भी सेलखड़ी से निर्मित। अधिकांशतः मोहर जो है, अधिकांश मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। अधिकांशतः मोहर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहर से हम बात किया जाए तो मोहर से हमें धर्म के बारे में जानकारी मिलता है। धर्म की बात किया जाए, समाज की बात की जाए, समाज की भी जानकारी मोहर से मिलती है। और लिपि, इस सब की जानकारी हमें मोहर से होती है। तो ये 6ठा प्रकार हो गया शिल्प का। 7वें शिल्प में आता है बर्तन। बर्तन प्रायः क्या होगा, मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित थे। उसके ऊपर काला या लाल रंग का प्रयोग किया गया था, लाल रंग का प्रयोग।
उसके बाद देखते हैं कि बर्तन पे कुछ चित्र बना हुआ था। तो चालाक लोमड़ी का जो चित्र है, ये सब बर्तन पे बना हुआ था। ये लोथल से मिला है। चालाक लोमड़ी का जो चित्र बना हुआ है वो मिट्टी के बर्तन पर बना हुआ है और ये लोथल से प्राप्त हुआ है। दूसरा है मछुआरा का चित्र। मछुआरा यानी जाल में मछली फंसाए हुए का चित्र जो है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और भी बर्तन पे बहुत सारे चित्र बना हुआ था, जैसे पेड़ पौधे का चित्र भी बर्तन पे बनाया गया था। और अगला शिल्प की बात किया जाए तो अगला है मूर्ति कला। मूर्ति कला की बात किया जाए तो इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि महिला की मूर्ति जो मिला हुआ है नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। उसके बाद यहाँ से और मिला है एक दाढ़ी वाले पुजारी। दाढ़ी वाले पुजारी ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से। तो नृत्य करती हुई महिला, दाढ़ी वाले पुजारी, ये जो मूर्ति का निर्माण होता था ये दरबी मोम विधि से होता था। दरबी मोम विधि, इस विधि का नाम है। यानी मोम के बर्तन के सहारे क्या किया जाता था कि कांसे की मूर्ति का निर्माण किया जाता था। हल के खिलौने, ये जो है ये बनावली से मिला था। तो हम देखते हैं कि मूर्ति कला में नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है, दाढ़ी वाले पुजारी भी मोहनजोदड़ो से मिला है, और हल का खिलौना जो है वो बनावली से मिला है। और ये दोनों जो मूर्ति था, नृत्य करती हुई महिला और उसके बाद दाढ़ी वाले पुजारी, ये दोनों कांस्य मूर्ति थी और इसका जो निर्माण है वो दरबी मोम विधि से किया गया था। अर्थव्यवस्था का जो अगला राव है शिल्प के बाद वो है व्यापार। व्यापार की बात हम करते हैं तो यहाँ आंतरिक व्यापार की बात किया जाए तो खेतरी तथा दक्षिण भारत से क्या किया जाता था। खेतरी से हम पहले ही बताए हैं कि खेतरी से यहाँ से तांबा मंगाया जाता था। खेतरी का खाना आज भी प्रसिद्ध है। और दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था। बाह्य व्यापार की बात किया जाए तो बाह्य व्यापार में आता था एक तो हो गया मेसोपोटामिया, दूसरा हो गया फारस की खाड़ी से क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था, बाह्य व्यापार किया जाता था। व्यापार की साक्ष्य की बात किया जाए तो साक्ष्य में सिक्के का साक्ष्य नहीं मिला है। सिक्के का साक्ष्य नहीं मिला है। सिक्के का साक्ष्य नहीं मिलने का एक ही परिणाम है कि यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। यानी वस्तु के बदले वस्तुओं के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। यानी जिस जगह का जो वस्तु उत्पादन होता था दोनों में क्या होता था कि अदला बदली करके व्यापार किया जाता था। और इसमें तो दिक्कत का सामना करना ही पड़ता होगा। मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है
उसे मेलुहा मेलुहा नामक जगह का चर्चा किया गया है। और विद्वानों का मानना है कि ये जो मेलुहा नामक जगह है ये और कोई नहीं मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। और यहाँ से क्या किया जाता है कि मेसोपोटामिया और मेलुहा का व्यापार का वर्णन मेसोपोटामियाई सभ्यता का जो अभिलेख है उससे मिला है। और इसकी पहचान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो नामक स्थान से किया गया है। परिवहन की बात किया जाए तो परिवहन में जल मार्ग से भी होता था और स्थल मार्ग से भी। जल मार्ग की बात किया जाए तो जल मार्ग में तो लोथल से गोदीवारा यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। उसके बाद यहीं से नाव का एक मिट्टी का मूर्ति बनाया गया था, मिट्टी से बना हुआ था ये, इसका साक्ष्य मिला है। उसके बाद स्थल की बात किया जाए, स्थल मार्ग में दाइमाबाद ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ से कांसे की रथ मिली है। तो इसी के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्थव्यवस्था है वो समाप्त होता है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक की बात करेंगे कि इसका राजनीतिक कैसा था। राजनीति की बात जैसे ही किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक कैसी थी, तो इसमें बताया जाता कि व्यापारी वर्ग जो था, व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व था। यानी ऐसा माना जाता कि व्यापारी वर्ग के द्वारा ही इसका शासन प्रशासन चलाया जाता था। शासन प्रशासन का अनुमान कैसे लगाया जाता है कि इसका जो नगर नियोजन है, नगर नियोजन की बात किया जाए, माप तौल में एक रूपता है, माप तौल में एक रूपता, नगर नियोजन माप तौल में एक रूपता, अन्नागार। इस सब से क्या हुआ है कि इससे सब पता चलता है कि माप तौल में एकरूपता ऐसे नहीं हो सकता है जब तक उसका कोई प्रशासन नहीं होगा, नगरीय प्रशासन नहीं होगा, तब तक क्या होगा, माप तौल में एकरूपता नहीं हो सकता है। और अन्नागार की बात किया जाए तो शासक वर्ग ही अन्नागार का प्राय निर्माण करते हैं। तो नगर नियोजन, माप तौल में एकरूपता और अन्नागार, ये सब का जो साक्ष्य है, इस सब से पता चलता है कि यहाँ एक केंद्रीय प्रशासन होगा, केंद्रीय प्रशासन यहाँ पर ही विद्यमान होगा। और उसका शायद जो नेतृत्व है वो व्यापारी वर्ग करता होगा। ये राजनीतिक के बारे में और ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्य नहीं मिलने का एक ही कारण है कि यहाँ की लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है, क्योंकि अगर लिपि पढ़ी जाती तो आसानी से हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर ये सभ्यता कैसी थी और इसका केंद्रीय प्रशासन में किसका महत्व ज़्यादा था। अब हम लोग समाज की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज कैसा था। विभिन्न वर्ग की बात किया जाए तो सभी किसी का भी समाज देखना होगा। सबसे पहले उसमें कौन कौन से वर्ग थे, तो इसमें देख सकते हैं कि व्यापारी वर्ग था, श्रमिक वर्ग, शिल्पी वर्ग। कुछ देर पहले हम शिल्प की चर्चा किए थे, शिल्पी वर्ग, और एक शासक वर्ग। ये सब वर्ग प्राय समाज में इसका साक्ष्य मिलता है कि शासक वर्ग होगा,
व्यापारी वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग होगा और शिल्पी वर्ग होगा। सामाजिक विभाजन की बात किया जाए, एक ऊपरी नगर था। ऊपरी नगर ये पश्चिम दिशा में था और निचली नगर जो था वो पूरब दिशा में था, पूरब में था। तो ऊपरी नगर में दुर्ग था और ऐसा माना जाता है कि इसमें शायद शासक लोग रहते थे और निचला वर्ग में श्रमिक वर्ग रहते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ भी शासक वर्ग और श्रमिक वर्ग में विभाजन देखा जाता है। और ये जो श्रमिक वर्ग का जो नगर था, इसी में नगर नियोजन की प्रक्रिया जो है वो बहुत अच्छी तरह से किया गया था। महिलाओं की स्थिति की बात करते हैं। महिलाओं की स्थिति ये जो है अधिक मूर्ति का साक्ष्य मिला है, महिला के अधिक मूर्ति का साक्ष्य मिला है और एक प्राकृतिक की देवी की भी साक्ष्य मिला है, जिससे क्या है कि गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया जाता है। इसके आधार पर कहा जाता है कि यहाँ मातृ सत्तात्मक ये समाज था और महिलाओं का उचित सम्मान मिलता था, यानी महिला की स्थिति बहुत अच्छी थी। खान पान की बात किया जाए तो खान पान में शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे। इसके आगे देखते हैं सामाजिक विभाजन में। मनोरंजन की बात किया जाए, पासे खेलना, पशुओं को लड़ाना, जो पर्व त्यौहार होता था, त्यौहार के रूप में भी मनोरंजन किया जाता था, मनोरंजन का साधन मिल जाता था त्यौहार में। उसके बाद नृत्य और शिकार करके ये अपने मनोरंजन के साधन को जुटाते थे, यानी पासे खेलते थे या नृत्य करते थे, शिकार करते थे। ये सब के द्वारा क्या होता था, ये लोग मनोरंजन के साधन जुटाते थे। शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा में लिपि का तो विकास हो गया था, लिपि का विकास देखा गया है। और दूसरा है कि यहाँ वैज्ञानिक शिक्षा की बात जैसे किया जाए तो वैज्ञानिक शिक्षा, जैसे आप इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वैज्ञानिक शिक्षा भी क्या था कि यहाँ उपलब्ध था। जैसे नगर नियोजन यहाँ की जो थी, नगर नियोजन बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित है और नगर नियोजन ऐसे ही सुव्यवस्थित नहीं होगा, ज़रूर यहाँ कोई सिविल इंजीनियर होगा जो इतना अच्छा नगर नियोजन प्रक्रिया को व्यवस्थित कर पाया। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ वैज्ञानिक शिक्षा का विकास हुआ था। उसके बाद आप बात करते हैं दाह संस्कार। दाह संस्कार में तीनों जो समाधान है, 3 प्रकार के समाधान होता है, तीनों समाधान का साक्ष्य यानी दाह करना यानी जला के या दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, और आंशिक समाधान यानी आने के बाद उसको दफना दिया जाना, ये आंशिक समाधान होता है। तो तीनों समाधान का साक्ष्य यहाँ से मिला है। उसके बाद हड़प्पा से बात किया जाए तो हड़प्पा में ताबूत ये होता है कि इसमें लाश को रख के क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। तो ताबूत का साक्ष्य मिला है। और दूसरा लोथल से युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है, यानी 2 व्यक्ति को एक साथ दफन किया गया था, यानी उसके लाश को एक साथ क्या किया दफना दिया गया था, उसका साक्ष्य लोथल से मिला है।
हड़प्पा से ताबूत का साक्ष्य मिला है, यानी ताबूत में क्या किया जाता था, लाश को दफनाया जाता था। तो ये था हड़प्पा कालीन समाज इस प्रकार बटा हुआ था। और मैंने क्या किया कि इसको बांट के देखा कि समाज कैसा होता है और समाज में किस प्रकार मनोरंजन के साधन थे, शिक्षा कैसा था, दाह संस्कार कैसा था। आज इतना ही। इसके अगले भाग जो हैं अगले वीडियो में जारी किया जाएगा। अगले वीडियो में इसके बाद के सेशन को चर्चा किया जाएगा, जैसे हो गया नगर नियोजन प्रक्रिया, जो इस सभ्यता की मूल विशेषता थी नगर नियोजन। उसकी बात अगले वीडियो में हम करेंगे। तब तक इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।